मध्य प्रदेश में आए दिन बच्चों के साथ हो रहे अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन अखबार के पन्नों में बच्चों के साथ हो रहे शोषण की खबरों से भरे होते हैं। कभी रेप की घटनाएं, तो कभी बॉडी शेमिंग, तो कभी हैरेसमेंट। आखिर इस पर कैसे रोकथाम किया जाए? आखिर इन बच्चों को इन घटनाओं से कैसे बचाया जाए? इस पर हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये बच्चों के अधिकार के लिए काम करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। मैडम। जी, जी सर, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम सुमित है और पिछले 5 सालों से हम लोग रीवा ज़िले में चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। और चाइल्ड राइट्स की जब बात करता हूँ तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, बंधुआ लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल यौन शोषण, ये सब इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इन सब को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तो वर्तमान में मैं सिर्फ़ रीवा ज़िले में कार्य कर रहा हूँ। हमारी एनजीओ भी है, समग्र जन चेतना विकास परिषद के नाम से। और वर्तमान में हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की जो फाउंडेशन है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशंस, उसका एक एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रीवा ज़िले में मैं कार्य कर रहा हूँ। और संस्था वैसे तो पूरे देश में कार्य कर रही है और बाहर विदेशों में भी कार्य कर रही है। और लेकिन हम अभी रीवा ज़िले में खासकर पॉक्सो एक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे या बच्चियाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से पीड़ित हैं, उस पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, महिला बाल विकास, सीडब्ल्यूसी के सपोर्ट से रीवा ज़िले में कार्य कर रहे हैं अभी। आपकी जो एनजीओ है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे काम करती है? इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है? ये तो बेसिकली देखिए कई परियोजनाएँ हैं, लेकिन अभी जो रीवा ज़िले के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ, तो हम लोग अभी सिर्फ़ बाल यौन शोषण की जो घटनाएँ हो रही हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत, जो जो यूँ कहा जाए कि बच्चा हो या बच्ची जो 18 वर्ष से कम है, उसके साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण हो रहा है, चाहे फिर वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जा रहा है या छुआ जा रहा है, उसके बहुत सारे एक्ट में प्रोविज़न्स हैं। वो घटनाएँ जब हमारी जानकारी में आती हैं या उनके जब एफआईआर्स होते हैं और इसमें फिर हम लोग स्थानीय प्रशासन का, पुलिस का सहयोग लेके और फिर पीड़ित परिवार के साथ जुड़ के उनकी सहायता करते हैं। चाहे उनको फिर लीगल सपोर्ट लगे, काउंसलिंग की आवश्यकता हो, एक मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको कंपनसेशन जो न्यायालय के थ्रू मिलता है, उसमें एक प्रोसेस करना। क्योंकि इस तरह के जो पीड़ित हैं, पीड़ित तो देखिए हर समाज में हर तबके का वर्ग है, लेकिन ये कहा जाए बहुतायत में वो हैं जो निहायत ही गरीब लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनके पास संसाधन नहीं है या नहीं अवेयर हैं वो लोग, तो आए दिन उनके साथ ज़्यादा ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो उस वक़्त उनको आवश्यकता होती है कि उनके साथ हम लोग जुड़ें एज़ अ सपोर्ट पर्सन या एज़ अ एक्टिविस्ट, जुड़ते हैं, उनको क्या अधिकार हैं, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, उनको जब हम अवेयर करते हैं, तो हमारे साथ जुड़ते भी हैं और हम लोग उनको केस के एंड तक उनका हम सपोर्ट करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जब आप काम करते हैं, तो आपके पास कई केसेस आते होंगे। सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास किस कम्युनिटी या किस जेंडर से आते हैं? जेंडर तो अब देखिए ऑब्वियसली फीमेल्स या बच्चियों के साथ ही ज़्यादातर घटनाएँ नोटिस में तो आती हैं, बट बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लाइक कोई लड़का है और लड़के के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है और इसको भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। पर ज़्यादातर बच्चियों के साथ, और वो भी जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो समाज पिछड़ा है भौतिक संसाधनों से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, दूर-दराज आंचलिक में हैं और उनके यहाँ चीज़ें नहीं हैं सही तरीके से चल रही हैं। और यह प्रायः देखा गया है कि जो अक्यूज़्ड है, जो आरोपी है, वो उन्हीं का रिश्तेदार है। कोई चाचा है, कोई मामा, ताऊ या पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है। वो बहला-फुसला के और ऐसे करके और आए दिन वो बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। ये तो बहुत थोड़े से नंबर हैं जो निकल के आते हैं। कई बार घटनाएँ सामने भी नहीं आती, पर ये इन्हीं तबकों के साथ हो रहा है। जो विक्टिम होते हैं, आप उन्हें कैसे हील करते हैं? क्योंकि बच्चों के मन पे तो हुँ। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो आप उनको बहुत नज़दीक से देखते होंगे कि उनके बिल्कुल, मानसिक तौर पे उन पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो उन बच्चों को आप इन सब से बाहर कैसे निकालते हैं? देखिए सच कहूँ तो ये बहुत
भयानक घटना होती है और बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा ना कि बच्चे बल्कि बच्चे के माँ-बाप भी झेलते हैं इस चीज़ों को। पर हमारा प्रयास ये रहता है कि माँ-बाप से मिलकर उनको समझाना इस बात को, कि यह जो घटना है कई बार हमारे समाज की विडंबना ये है ना कि हम लोग अल्टीमेटली महिलाओं को या बच्चियों को ही दोषी दे देते हैं कि अरे इसी ने कुछ लापरवाही की, इसी की गलती गई ऐसा। तो इस पहला प्रयास होता है कि उनको ये बात समझाया जाए कि आपकी बच्ची इसमें दोषी नहीं, जिसने घटना की है, जो इस तरह का कुकृत्य किया है, वो मेन अक्यूज़्ड है। और दूसरा हम उनको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, कानून आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है और आपकी मदद होगी। किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। क्या है कि इतनी एक तो बड़ी घटना हो, फिर उसके बाद भी पीड़ित परिवार इधर-उधर भटकता है, कभी न्याय के लिए, कभी थाने कचहरी। हालाँकि पुलिस प्रशासन भी इन चीज़ों को लेके बहुत एक्टिव रहती है, पर जब हम लोग जुड़ जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा सहयोग उनके साथ करते हैं और एक तरह से उनको मेंटल काउंसलिंग करना, उनको इस चीज़ को समझाना कि ये जो बुराई है, इसमें हम आपके साथ हैं, हम अक्यूज़्ड को सज़ा दिलाएँगे। उनको इस बात को भरोसा दिलाना कि इस बच्चा या बच्ची का जीवन पुनः व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है और चलेगा। उसको पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए, उसके स्वास्थ्य की बढ़िया व्यवस्था की जाए और इस तरह से हम करके धीरे-धीरे प्रयास करते हैं, तो एक नॉर्मल जीवन में आए। जो इसमें विक्टिम होते हैं, तो उनके क्या-क्या राइट्स होते हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर जो हुँ, आजकल लोग जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल। जिसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ता है विक्टिम्स की मदद करने के लिए? राइट्स तो देखिए ऐसा है कि हमारे गवर्नमेंटों ने काफ़ी सारे प्रोविज़न्स कर रखे हैं। उनको लीगल सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए, काउंसलिंग की भी व्यवस्थाएँ हैं, कंपनसेशन भी दिया जाता है। क्योंकि कई बार पीड़ित परिवार बहुत गरीब होते हैं या यूँ कहिए कि बाद में ऐसी स्थितियाँ आती हैं, केस हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। या पीड़ित परिवार इतना कमज़ोर होता है कि फ़ाइट करने की स्थिति में नहीं होता, तो उसको आर्थिक मदद करने के लिए भी प्रशासन कंपनसेशन देता है। तो ये राइट्स हैं उसको मिलते भी हैं, लेकिन हाँ, कई बार इसमें थोड़ा लापरवाही हो जाता है, डिले होता है, तो उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। क्योंकि जब उनको कुछ आर्थिक मदद मिलती है क्योंकि हम लोग कई प्रकरण देखे हैं कि ऐसा हो जाता है कि आर्थिकी की वजह से या कई जीवन यापन के ही चक्कर में पीड़ित परिवार न्याय की ओर अग्रसर हो ही नहीं पाता है। तो एक तो इस राइट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा प्राइवेसी की बात जो आपने कहा कि एक्ट में भी मेंशन है और हम इसका पूर्णतः ध्यान देते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी रिसोर्सेज़ को अनऑथराइज़्ड रिसोर्सेज़ को हम लोग किसी भी प्रकार की जानकारी डिस्क्लोज़ नहीं करते, ना कि उनके पेरेंट्स की, ना तो उनके गाँव की या बच्ची का या कोई भी चाहे उसकी जात से रिलेटेड हो, नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए इस तरह से। और ये आप लोग मीडिया से हो कई बार ऐसी लापरवाही यहाँ भी हो जाती है कि थोड़े-सा भी अगर डिस्क्लोज़ कर दिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का गाँव का भी नाम आप बता दोगे तो एक आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि अच्छा ये बच्ची हो सकती है कैसा। तो वो नहीं करना चाहिए और हम लोग भी नहीं करते। राइट्स का मैंने बताया ना कि हर तरह का सहयोग केस घटना होने के बाद से जब तक न्यायालय में प्रकरण चलता है और इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और हम लोग का भी सहयोग होता है कि किस तरह से उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। अगर गरीब हैं, आवास नहीं है तो उनको आवास मिल जाए, सरकार की इतनी योजनाएँ हैं उनके साथ उनको जोड़ दिया जाए। तो एक आर्थिक गतिविधि जब बढ़ जाती है तो जब शायद ज़ाहिर है कि बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ और बेहतर हो जाती हैं और इस प्रकार से हम प्रयास करते हैं कि उसका जीवन बेहतर हो सके। इस समय मौजूदा समय में जो बाल अपराध देखा जा रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी आप लोग करंट स्टेटस जो अपने विंध्य क्षेत्र में है वो बाल अपराध को लेकर क्या है और उस पर कैसे मतलब क्या कानून की तरफ से वो काम हो रहे हैं क्योंकि अभी बीते दिनों हम बात करें तो मैहर रेप कांड और उसके बाद अभी सतना में एक 5 साल की बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध देखा गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो कहीं न कहीं बच्चों को न्याय दिलाने में विफल हो रही है और ये घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए घटना का क्या होता है कि जैसे जब कोई अक्यूज़्ड है या अपराधी है, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है, तो उसको पहले से आइडेंटिफ़ाई कर पाना, घटना कर सकता है, करने वाला हो तो मुश्किल है। घटना होने के बाद प्रशासन क्या करती है, तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, ख़ासकर पॉक्सो जैसी घटनाओं में जैसे अभी आपने ज़िक्र किया मैहर की 2 घटनाएँ, एक मैहर और सतना में, उसमें भी हम लोग आईजी सर के सपोर्ट से और पुलिस के सपोर्ट से इन्वॉल्व हुए और अभी सपोर्ट किया है और कर भी रहे हैं हम लोग। और इस चीज़ को तो मैं एप्रिशिएट करूँगा कि ऐसे सेंसिटिव केसों में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अच्छा कार्य किया, आईजी सर के नेतृत्व में। और मैं आपको बताऊँ कि रीवा ज़िले, सतना ज़िले में भी कन्विक्शन रेट पॉक्सो केसेस में अच्छे हैं।
तो ये आप कह सकते हैं कि पुलिस का इसमें रोल अच्छा रहा होगा, बिकॉज़ जब कोई घटना होती है तो उसका प्रॉपर चार्जशीट फाइल करना टाइमली, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे होना, उस बेस में कन्विक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये घटनाएँ तो हुई हैं, प्रशासन प्रयास कर भी रहा है, पर जैसा कि मैंने कहा ना, एक सामाजिक बुराई है और आप कोई अक्यूज़्ड अगर आइडेंटिफ़ाई है तब तो आप ईज़िली पकड़ सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब आरोपी आपके परिवार का ही है, कोई भाई है, कोई चाचा है, ताऊ है, फूफा है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक सामाजिक बुराई है। इसमें हम सबको अवेयर करना होगा और माँ-बाप को बहुत जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति कि ये छोटा बच्चा है, बच्ची है, ये कब जा रहा, कहाँ घूम रहा, किसके साथ घूम रहा। जैसे मैहर की घटना का ज़िक्र लीजिए, तो आरोपी आस-पास का ही था। सतना की जो घटना है, तो जानकारी मिली कि मतलब बच्ची और माँ भी भिक्षा माँगती है और विक्षिप्त है। आस-पास का ही व्यक्ति था और पहले का भी अक्यूज़ रहा है। रेप केस का ही और ज़मानत पे आया था और अब फिर ये केस किया। तो इस तरह से घटनाएँ हो जाती हैं और मैं समझता हूँ कि जब ये बहुतायत में जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये भी है कि लोगों का पुलिस प्रशासन या समाज और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा भी हो रहा है। लोग एफआईआर करने एटलीस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं केसेस के बारे में जान पा रहे हैं जिनकी एफआईआर हो गई हैं, तभी वो नंबर्स पे आए। लेकिन हकीकत ये है, आप भी जानते हो कि आस-पास देखिए तो हर समाज में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, हमारी बच्चियों के साथ उनके साथ हरासमेंट्स या यूँ कहिए सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। कई बार वो बेचारी खुद बोल नहीं पा रहीं या कई बार ऐसे समाज में हो कि उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। कई से स्लम एरियाज़ हैं जहाँ मैं खुद जानता हूँ, लेकिन ऐसा माहौल है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, वो स्लम में पड़े हैं, तो छोटी-छोटी बच्चों के साथ आए दिन ऐसी वारदातें, घटनाएँ होती हैं। आस-पास नशे का बड़ा प्रकोप है। उसके जहाँ बच्ची कोई रह रही है, माँ बा उसी घर में उसके पिता हैं कोई और, वो शराब पी के पड़े हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। बट इसमें मैं कहूँगा कि एटलीस्ट जो पॉक्सो जैसे सेंसिटिव मुद्दों पे प्रशासन काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है और केसेस ज़रूर नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पूरे समाज को सोचने की आवश्यकता है इसमें। और हम सबको, चाहे आप मीडिया से हो, चाहे हम हैं, चाहे प्रशासन, सबको मिल के लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करके और हमको जो पीड़ित तबका है उसकी आवाज़ बननी पड़ेगी। एज अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, आप समाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि इन जो विक्टिम्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो इन अपराधों का शिकार होते हैं, समाज इनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकती है? उन बच्चों की मदद ये समाज कैसे कर सकता बिल्कुल। है? देखिए, ये बात तो सच कह रहे हैं आप कि कई बार जब ये घटनाएँ होती हैं तो हम लोग विक्टिम को ही टारगेट करने लग जाते हैं और उसको भी कहीं न कहीं ब्लेम या आरोप लगाते हैं। ख़ासकर मैं आपको बताऊँ, जब मान लीजिए कोई पीड़िता 16-17 साल की है, साढ़े 17 की है, 18 की है, वो भी पॉक्सो के अंतर्गत आते हैं और समाज उनको भी टारगेट करता है, अरे ये तो गई होगी, या उसके कैरेक्टर पे सवाल। पर ये निहायत ही गलत बात है। देखिए, जब हम इक्वलाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान जैसे जब देश में हैं, डेमोक्रेटिक देश में हैं और राइट्स की बात करें तो लड़का-लड़की दोनों के इक्वल राइट्स हैं। अगर आपका बालक कहीं घूम फिर सकता है, तो तुम्हारी बच्ची भी जा सकती है और ये समाज का दायित्व है कि उसको सुरक्षित महसूस कराना, सुरक्षित माहौल देना। तो इस तरह से जब घटनाएँ होती हैं, समाज ये इस तरह से मतलब बात करता है, निहायत ही घटिया सोच है। इसको रोकना चाहिए और काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग हैं। कुछ लोग इस तरह से नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी है कर रहे हैं और मेरी यही अपेक्षा है कि समाज जब अवेयर होगा और इस बात को जब समझेगा, तो हमको अपनी दूसरों की जब बहन-बेटियों को हम अपनी बहन-बेटी समझेंगे ना, तभी ये चीज़ें आई थिंक सॉल्व होंगी और हम सबको इसमें जुट के काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें हमारे पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ हम इस बात का ध्यान दें, चाहे हमारी छोटी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, बेटा है, जो भी, दोनों को समानता के साथ व्यवहार करें। इस बात का हम ध्यान दें कि हमारे बच्चों के हाव-भाव में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा। स्कूल, कॉलेज कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या फ्रेंड सर्कल है उनको। कई बार ऐसी घटनाएँ होती हैं। या आप देखिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए पेरेंट्स को, छोटी बच्ची है मान लीजिए 15, 16, 9, 8, 10 साल की, उसके भी हाव-भाव में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के साथ घटनाएँ होती रहती हैं, कोई एकदम अंकल ही है या कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिवार का जानने वाला है, तो माँ-बाप भी कम भरोसा करते हैं। तो इस समय भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कुछ कह रहे हैं। और दूसरा, उनको कई बार जब घटनाएँ हो रही होती हैं ना, तो बच्चों के हाव-भाव से भी झलकता है। तो माँ-बाप उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कोई ऐसी
एक्टिविटी तो नहीं कर रहा हमारा बालक या बालिका, इसको ध्यान दें। तो जितना केयरफुल पेरेंट्स होंगे हम, आई थिंक इससे हम लोग उतना ही बच पाएँगे। और समाज को यही है कि हमको परिवर्तित होने की आवश्यकता है। अगर हम एक सुदृढ़ भारत की कल्पना करते हैं, तो हमको अपने बेटी-बेटियों दोनों की बेहतर परवरिश और सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम लोग आगे सफल नहीं हो पाएँगे। एक जिम्मेदार समाज ही एक सुरक्षित समाज का निर्माण करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि एक समाज ही है जो इन अपराधों को रोक सकता है। एक पिता, एक माँ, एक बहन होने के नाते हम सबको हमारे आस-पास के जो बच्चे हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराना होगा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।